हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार पाचन और अवशोषण अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, पाचन और अवशोषण की अपन बात कर रहे थे और अपन दांत के बारे में पढ़ रहे थे उसके अंदर भी, है ना। तो दांत के बारे में मैंने आपको चीजें जो है वो बताई, डायग्राम से बताने की कोशिश की है आपको। ठीक है, डायग्राम से मैंने आपको दांत के बारे में समझाया कि कौन सी चीज कहां पर है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात करी कि मानव के अंदर दांत के प्रकार की बात करी है मैंने, है ना। एक मिनट दीजिए भाई, मानव के अंदर दांत के क्या प्रकार हैं उनकी बात करी मैंने। ठीक है, एक मिनट, चलो। तो एक मैंने आपको कहता है थीकोडोंट, हेटेरोडोंट होते हैं, डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट का मतलब क्या है? द्विबारदंती, दो बार आने वाले दांत। क्योंकि अपने अंदर दांत कैसे आते हैं? दो बार आते हैं। एक बार दूध के दांत आते हैं, उसके बाद में वो स्थायी दांत आ जाते हैं। एक बार अस्थायी दांत जिनको अपन बचपन में रहते हैं उनको दूध के दांत बोलते हैं ना, और उसके बाद में अपन अपने आते हैं स्थायी दांत आते हैं। दो बार आते हैं दांत, इसलिए डाइफाइडोंट, द्विबारदंती बोलती है। गृद्धदंती का मतलब क्या है? थीकोडोंट का मतलब क्या है कि अपने जो दांत है वो सॉकेट में है, मतलब ये अपने जो जबड़ा है उसके अंदर खांचे बने हुए, उन खांचों के अंदर क्या है, अपने दांत जो है वो फिट हो रखे हैं। बोले ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर भी। उसके बारे में आपको पता है हेटेरोडोंट, है ना। विषमदंती, विषमदंती का मतलब क्या है कि अपने जो दांत है वो सारे एक जैसे नहीं है। कुछ दांत, आगे वाले दांत उनको देखो, साइड वाले दांत अलग है, फिर आपके प्री मोलर, उसके बाद मोलर, है ना। तो ये अपने दांत जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। ये अपन ने बात करी थी, यहां तक अपन ने बात कर ली। अब ये अपने दांत चार प्रकार के होते हैं आपके, वो देखो, इनसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। ये अपने दांत देखो, सारे जो दांत अपने वो एक जैसे नहीं है। इनसाइजर जो आगे वाले वो कैसे, इनसाइजर, इनको हिंदी में कृतंक बोलते हैं। फिर जो साइड में वो केनाइन, आपको देखो एक दांत जो साइड में देखो आपके पॉइंटेड, बिल्कुल एकदम से नुकीला दांत आपको देखने के लिए मिलेगा। तो साइड वाले दांत है यहाँ पर आपको एकदम से नुकीला दांत देखने के लिए मिलता है। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा, शेर को देखा होगा, उनके अंदर वो दांत जो है और भी बड़ा दिखता है। वो नुकीला दांत जो है उनके अंदर और भी बड़ा दिखता है। वो दांत अपने अंदर भी होता है, वो दांत अपने अंदर भी होता है जो नुकीला दांत होता है, उसको क्या बोलते हैं? केनाइन, और हिंदी में उसको रदनक कहा जाता है। फिर आते हैं अपने प्री मोलर। ठीक है, प्री मोलर जिनको हिंदी में अग्रचर्वणक कहा जाता है, उसके बाद मोलर आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार के दांत हैं, आपको इनके नाम याद रख लेने हैं। अब बात करते हैं अपन यार किसकी, डेंटल फॉर्मूला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेंटल फॉर्मूला की। एक मिनट, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? डेंटल फॉर्मूला, चलो डेंटल फॉर्मूला पर जाने से पहले अपन कुछ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। किसकी? स्थायी दांत और अस्थायी दांत की बात कर लेते हैं। स्थायी दांत और अस्थायी दांत, मैंने आपको बताया कि अपने दांत कैसे हैं, दो बार आने वाले दांत हैं, द्विबारदंती अपने दांत हैं। और दो बार आने वाले दांत है तो अपने जो बचपन में आते हैं वो कैसे हैं? दूध के दांत। उसके बाद में अपने आते हैं आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, स्थायी दांत अपने आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो अस्थायी दांत हैं, एक मिनट दीजिए भाई, चलो, आपके जो अस्थायी दांत है ना, अस्थायी दांत वो कितने होते हैं और आपके स्थायी दांत कितने होते हैं उनकी बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं टोटल दांत अपने पास कितने हैं, अपने अंदर टोटल दांत कितने होते हैं? टोटल, चलो उसको हिंदी में लिखते हैं, कुल दांत। कुल दांत कितने हैं अपने अंदर? ठीक है, सबने सुन रखा है, कितने? 32 दांत है जी। कितने हैं? 32 दांत है। और उनमें से कितने अस्थायी दांत है, मतलब ऐसे दांत कितने हैं उनमें जो अपने अंदर दो बार आए हुए हैं? जैसे आपने सुना होगा कि बचपन में हमारे दांत कितने होते हैं? बचपन में हमारे 32 दांत नहीं होते। 32 दांत कब आते हैं? और 18 साल 20 साल के बाद में अपने 32 दांत होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूध के दांत जो होते हैं वो सारे के सारे 32 दांत जो होते हैं ना अपने अंदर, वो सारे के सारे उनमें से दूध के दांत नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने अंदर दांत जो है वो दो बार आते हैं। ठीक बात है भैया, जो बचपन में अंदर हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं, उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं। और टोटल दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। लेकिन बचपन में 32 दांत तो होते ही नहीं, बचपन में 32 दांत तो होते ही नहीं है। तो भी ये 32 दांत कैसे हुए? फिर आप जब ये बोल रहे हो कि हमारे अंदर दांत जो दो बार आते हैं, ठीक है, मान लिया दो बार आते हैं, तो आप ये कह रहे हो कि बचपन वाले दांत गिरेंगे और उसके बाद में नए दांत आ जाएंगे उनकी जगह। तो बचपन में तो 32 दांत होते नहीं, तो बाद में 32 दांत कैसे आ गई? तो मैं ये बोल रहा हूं कि बचपन में जो हमारे दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं।
जैसे ही वो दूध के दांत गिरेंगे तो उनकी जगह 20 क्या आ जाएंगे, स्थायी दांत आ जाएंगे। तो भैया ये 32 में से 20 ही आए, 12 कहां रह गए। 12 दांत जो होते हैं ना वो दूध के दांत नहीं होते, वो पहली बार आएंगे और वो पहली बार में ही स्थायी दांत के रूप में आएंगे। ठीक है, 20 दांत ऐसे होते हैं जो पहले दूध के दांत होते हैं, उसके बाद में वो गिरेंगे, उनकी जगह स्थायी दांत आते हैं, वो तो होते हैं 20। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, 20 दांत ऐसे हैं तो 2 बार आते हैं। द्विबार दंती कितने हैं, 2 बार आने वाले कितने हैं, 20 दांत हैं। बाकी बच गए 12 दांत, वो है एक बार ही आते हैं। ठीक है, वो कितने हैं, एक बार ही आते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं अस्थायी दांत कितने हैं। अस्थायी दांत कितने हैं, 20 दांत क्या है आपके अस्थायी हैं। 20 दांत क्या है आपके अस्थायी दांत है, जो बचपन में भी होते हैं और उन्हीं की जगह फिर क्या आते हैं आपके स्थायी दांत आते हैं। ठीक है, तो 20 दांत है तो ऐसे हैं जो आपके 2 बार आते हैं। अब बात करते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत कितने हैं, 12 दांत। 12 दांत क्या है आपके स्थायी दांत है ना, सिर्फ 12 ही नहीं है, ये 20 भी आपके आएंगे। तो 20 प्लस 12, 20 प्लस 12। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 20 दांत तो आपके ऐसे हैं जो आपके जीवन में 2 बार आते हैं और 12 दांत आपके ऐसे हैं जो आपके जीवन में सिर्फ 1 बार आते हैं। ठीक है, तो 20 दांत आपके द्विबार दंती हैं और 12 दांत तो ऐसे हैं वो जो 1 बार आते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। अब कौन से दांत ऐसे हैं जो आपके 2 बार आते हैं, ये 20 में से भी कौन कौन से दांत हैं उनकी भी बात कर लेंगे। और वो 12 दांत कौन से जो जिंदगी में 1 बार आते हैं उनकी भी बात कर लेंगे। पहले यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं बातें, यहां मैं लिख देता हूं 2 बार आने वाले दांत कितने हैं भैया, 20। और 1 बार आने वाले दांत कितने हैं, 1 बार आने वाले दांत कितने हैं, वो है आपके 12। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब कौन कौन से दांत हैं यार जो 2 बार आते हैं और कौन कौन से दांत हैं जो 1 बार आते हैं, उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बचपन में हमारे अंदर कौन कौन से दांत होते हैं वो देखो। खुद को मैं यहां से क्या है गिन रहा हूं, दांत को मैं कैसे गिनूंगा, यहां ऐसे बीचों बीच में हाथ पर हाथ रखूंगा। जैसे मैं बीचों बीच हाथ रखूंगा तो ये जो अपना जबड़ा है वो 2 भागों में बराबर बट जाएगा। यहां पर मैं हाथ रखूंगा तो क्या होगा, मेरा जो जबड़ा है वो 2 भागों में बराबर रूप से क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो ये मान लो क्या है, ये क्या है मेरा जबड़ा, सबका जबड़ा मान लो, किसी का भी मान लो। इसको मैं बीचों बीच क्या कर देता हूं, इसको मैं बीचों बीच क्या कर देता हूं, ये लो जी। अब जितना इधर है ये जबड़ा जितना इधर है ना उतना ही इधर है। ठीक बात है, ये मेरा क्या है जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला। ठीक, इसको मैंने बीच से क्या कर दिया, विभाजन कर दिया इसका बीचों बीच। तो जितना ये जबड़ा इधर है उतना ही इधर है। तो सीधी सी बात है, मैं एक साइड के दांत गिन लूंगा। अगर मैं इस साइड के दांत गिन लिए तो उतने ही दांत इस साइड में होंगे, उतने ही दांत यहां होंगे, उतने ही दांत यहां होंगे, बराबर आ जाएगा। मुझे सारा नहीं गिनना पड़ेगा ना, मैं इधर यहां से दांत गिन लूंगा तो बस सब बराबर आ जाएंगे। तो फिर मैं क्या कर दूंगा, बराबर ही दांत आएंगे, इतने इसके गिन लूंगा ऊपर वाले के, नीचे वाले गिन लिए, फिर जितने इधर आए उतने ऊपर वाले में इधर होंगे, उतने ही इधर वाले नीचे वाले में होंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब कौन से दांत कितने हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो मैंने आपको दांत बताए कौन कौन से, 4 दांत मैंने आपको बताए, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है भैया, 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसाइजर की। ठीक है, इंसाइजर की बात कर लेते हैं। ये आपके क्या है, इंसाइजर है। ठीक बात है, उसके बाद में क्या है, केनाइन। केनाइन कैसा होता है आपको पता है, नुकीला सा दांत होता है जी। यहां मैंने बना दिया क्या, केनाइन बना देता हूं मैं, केनाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या आएंगे आपके, प्रीमोलर।
ये हो गया आपकी क्या, प्री मोलर। उसके बाद में क्या आएंगे, मोलर। उसके बाद में क्या आएंगे, मोलर। मोलर, ठीक है। ये ऊपर वाले दांत मैंने आपको सामने बना दिए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि इनको मैं क्या कर रहा हूं, बीच से क्या कर रहा हूं, विभाजित कर रहा हूं जबड़े को। तो जितने दांत इधर होंगे उतने ही इधर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि इनसाइजर कितने हैं, जो आपके इनसाइजर दांत कितने हैं, मैं यहां पर यार लिख भी देता हूं। ये आई क्या है, इनसाइजर। ये सी का मतलब केनाइन, ठीक है। ये पी का मतलब क्या है, प्री मोलर, ठीक है। ये एम का मतलब क्या है, ये क्या है, मोलर। अरे समझ में आ गई क्या, लिख भी दिए मैंने, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जितने इस साइड में, ये मैंने अपना जबड़ा जो है उसको विभाजित कर दिया, ठीक है। आधे आधे भागों में मैंने बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बांट दिया। इधर कितने इंसाइजर आपको दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो दो ही क्या है, इधर भी इंसाइजर है। इधर मुझे एक केनाइन दिख रहा है तो इधर भी एक केनाइन है, ठीक है। इधर दो प्रीमोलर है तो इधर भी दो प्रीमोलर हैं। इधर क्या है, तीन मोलर हैं तो इधर भी क्या है, तीन मोलर हैं। मतलब सीधी सी बात है, जब मैंने बीच से जबड़ा अपना क्या है विभाजित किया बीचों बीच से, तो जितना इधर इस साइड में दांत होंगे उतने ही इस साइड में दांत होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, ये मैंने जबड़ा बनाया वो किसका बनाया है, अडल्ट का बनाया है। किसका बनाया है, एक अडल्ट नॉर्मल आदमी का बनाया है, जिसके अंदर दांत पूरे हों। ऐसा नहीं भाई कोई किसी के भाई गिर गया, बाइक से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, दांत क्या तुड़वा लिए अपने, परमानेंट दांत आने के बाद में अपने दांत जो वो तुड़वा लिए, तो उसके अंदर तो पूरे दांत नहीं होंगे ना, 32 दांत नहीं होंगे भाई, ठीक है। वो गिर गया कहीं, उसके अंदर दांत नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, तो वो अपन नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं, जो गिरा नहीं है कहीं से, बिल्कुल उसके अंदर 32 दांत है, ठीक है, उसकी बात चल रही है। तो ये अडल्ट की बात कर रहा हूं। अडल्ट के अंदर कितने दांत दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ इस जबड़े के अंदर मुझे कितने दांत दिख रहे हैं, दो मुझे क्या दिख रहे हैं, इंसाइजर। एक मुझे क्या दिख रहा है, केनाइन। और दो मुझे क्या दिख रहे हैं, प्रीमोलर। और तीन मुझे क्या दिख रहे हैं, मोलर, ठीक। जैसे ऊपर वाले जबड़े के अंदर हैं वैसे ही इस नीचे वाले जबड़े के अंदर भी दांत होंगे। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। जैसे ऊपर वाले जबड़े के अंदर दांत हैं सेम टू सेम वैसे ही नीचे वाले के अंदर होंगे, बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाले जबड़े के मैंने लिख दिए, नीचे वाले के लिख दूंगा। दो क्या होंगे आपके इंसाइजर, एक क्या होगा केनाइन, दो क्या होंगे प्रीमोलर, और तीन क्या होंगे मोलर, ठीक है। ये मैंने क्या निकाल दिया आपको, एक साइड के जबड़े, इस ये मैंने विभाजित कर रखा है, इस साइड के ऊपर और नीचे वाले जबड़े के दांत मैंने यहां पर आपको निकाल कर दे दिए। कितने दांत हो गए भैया, दो और एक तीन, दो पांच और पांच और तीन 8, ठीक है। 8 तो है ऊपर वाले जबड़े के अंदर, 8 ही है नीचे वाले जबड़े के अंदर। टोटल कितने हो गए, 16 दांत। और 16 दांत थोड़ी ना होते हैं, दांत तो कितने होते हैं, 32 दांत। तो अभी अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। ये जो मैंने ऊपर वाले दांत लिखे कितने लिखे हैं, आधे जबड़े के तो लिखे हैं ना, आधा जबड़ा इधर भी तो है, तो 8 दांत इधर है, 8 दांत इधर है, 16 दांत हो गए, ठीक है। 8 दांत नीचे वाले में, 8 दांत इस साइड में, कितने हो गए 32, 16 और 16 32 दांत हो गए ना, 32 दांत का हिसाब मिल गया। अब बात करते हैं यार अपन कि बच्चे के अंदर कौन कौन से दांत होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ बच्चे की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 20 दांत ऐसे होते हैं आपके जो क्या है 2 बार आते हैं, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो आपके 1 बार आते हैं। तो वो 20 दांत कौन से हैं जो 2 बार आते हैं। तो बच्चे के अंदर कौन कौन से दांत होते हैं, बच्चे के अंदर होते हैं, मैं अगर बच्चे की बात करूं, बच्चे की अगर मैं बात करता हूं ना, तो उसके अंदर आपको इनसाइजर देखने के लिए मिलता है, इनसाइजर देखने के लिए मिलता है, केनाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्री मोलर उसमें नहीं होता है, प्री मोलर बच्चे में नहीं होता है। मोलर बच्चे के अंदर होते हैं, मोलर बच्चे के अंदर होते हैं, लेकिन कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। कौन सा नहीं होता आपका, थर्ड मोलर नहीं होता, थर्ड मोलर। इसको और क्या बोलते हैं, अक्कल दांत। अरे भाई अक्कल वाला दांत बाद में आता है ना, बड़े होते हैं तब आता है ना, तो ये अक्कल वाला दांत भी नहीं होता, ठीक है। तो कोई कितने दांत नहीं होते हैं इसके अंदर,
दो तो आपके प्रीमोलर नहीं होते, दो ये नहीं होते और एक ये नहीं होता। तीन दांत बच्चे के अंदर नहीं होते हैं, ये तीन दांत बच्चे के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर तीन दांत नहीं होते हैं। तो ये मैं तीन माइनस कर दूंगा, कहां कहां से माइनस करूंगा देखो ध्यान से। दो दांत तो ये नहीं होते, ठीक है, और एक दांत ये नहीं होता। तो मैं ये बोल रहा हूं जब मैंने ये जबड़ा बना रखा है और उसको आधा मैंने विभाजित कर रखा है, तो इस साइड में दांत जितने होंगे उतनी ही साइड में होंगे। मतलब क्या हुआ, इसमें प्रीमोलर दो नहीं होते, एक ये मोलर नहीं है। मतलब तीन दांत यहां से माइनस कर दूं मैं, तीन दांत यहां से माइनस कर दूं, तीन यहां से माइनस कर दूं, तीन यहां से माइनस कर दूं, तो तीन और तीन कितने हो गए, छह। ये तो हो गए ऊपर वाले जबड़े का हिसाब। नीचे वाले की बात करूं तो तीन दांत नीचे वाले में भी नहीं होंगे, तीन दांत नीचे वाले में नहीं होंगे। छह छह कितने हो गए, 12 दांत। तो 12 दांत ऐसे हैं जो बच्चे के अंदर नहीं होते। कौन कौन से हैं, दो तो प्री मोलर वाले आपके नहीं होते और एक आपका मोलर नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, आपका अक्कल वाला दांत है, ये बाद में आता है, बच्चों के अंदर ये नहीं होता। ठीक है, तो ये तीन दांत नहीं होते हैं। तो तीन तीन छह, तीन नौ और तीन 12, 12 दांत आपके एक बार आते हैं। अरे यहां तक समझ में आई। तो 20 दांत कौन से हैं आपके, आपके इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर। ठीक है, ये क्या है, आपके 20 दांत है जो आपके दो बार आते हैं। प्री मोलर और जो थर्ड मोलर है, प्री मोलर और जो तीसरा आपका मोलर दांत है वो आपका एक बार आता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आया क्या नहीं आया वो बताओ, आया। चलो अब बात करेंगे अपन, यहां डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं। डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या है भाई, दांत का फॉर्मूला लिखना है सीधा सा। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के लिए क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, आई सी पी एम एम अपॉन आई सी पी एम। ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाले जबड़े का आधा भाग है ना, ऊपर वाले जबड़े का आधा भाग। जबड़े को मैंने क्या कर दिया, बीच से विभाजित कर दिया, तो ये ऊपर वाला जबड़ा इतना इतना और नीचे वाला जबड़ा इतना इतना है ना। और ये क्या है आपका, नीचे वाले जबड़े का आधा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब इनमें क्या कर देंगे अपन, यहां पर लिख देंगे कितने दांत किसके अंदर है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। आई का मतलब इनसाइजर, यहां मैंने आपके हिंदी वाले बता ही दिए है आपको। ठीक है, तो हिंदी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब केनाइन और पी एम का मतलब प्री मोलर और एम का मतलब मोलर। ठीक है, अब अपन एक की बात कर लेंगे। पहले ही लिखेंगे अडल्ट के बारे में। भाई अडल्ट बच्चे जो हैं उनके अंदर, अडल्ट के अंदर कितने दांत हैं, अडल्ट के अंदर होते हैं कितने, 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। बोल ठीक बात है, 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत का आपका फॉर्मूला लिखना है। दांत आपको पता है कितने हैं, 32 है। उन 32 दांत का आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, लिख दोगे, क्या लिखना है आपको, ऊपर वाले जबड़े का आधा भाग लेना है ना। ये ऊपर वाला जबड़ा है, इसका मुझे आधा भाग, इस साइड का निकालूंगा तो ऊपर इस साइड का अपने आप आ जाएगा ना। तो आधा भाग है, इस साइड का निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो इंसाइजर कितने हैं भैया, इंसाइजर कितने हैं, दो आपके इंसाइजर। केनाइन कितना, एक आपका केनाइन। प्रीमोलर कितने हैं, दो आपके प्रीमोलर। और मोलर कितने हैं, 3। ठीक है, एडल्ट के अंदर सारे दांत आ जाएंगे ना। वैसे ही नीचे 2 1 2 3। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इनटू कर दूंगा 2 से। यहां अपनी गणित मत लगाना भाई, गणित लगा के इनको आपस में काट मत देना। ठीक है, काटना नहीं है। 2 से इंटू करने का मतलब क्या है कि 4 आपके आधे आधे जबड़े का निकाला है मैंने, ये जबड़े को मैंने विभाजित कर रखा है और आधे जबड़े का मैंने निकाला है। तो इस जबड़े का निकालने के लिए क्या कर दूंगा, इसको इंटू 2 कर दूंगा। 2 कर दूंगा तो क्या जाएगा, 4 आपके इंसाइजर, 2 आपके केनाइन और 4 आपके प्रीमोलर और 6 आपके क्या जाएंगे, मोलर। ठीक है, तो ये टोटल आपके दांत कितने हो जाएंगे, 32। कैसे हुए, 2 और 1 3 2 5 5 और 3 8 8 और 2 16 16 तो ऊपर हो गए। ठीक है, ऊपर वाले जबड़े के अंदर, और 16 ही क्या आ जाएंगे नीचे वाले जबड़े के अंदर, 16 16 32 हो गए। 32 दांत का हिसाब आपको मिल गया। ये आपका डेंटल फॉर्मूला आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ये तो हो गई यार अडल्ट की बात, ये तो हो गई अडल्ट की बात। अब बात करते हैं बच्चे की, कर लेते हैं पहले बात करते हैं बच्चे की। बच्चे के अंदर
बच्चे के अंदर डेंटल फॉर्मूला कैसे क्या करना है वो देखो ध्यान से। बच्चे के अंदर कौन से दांत नहीं होते भैया, प्रीमोलर नहीं होता, और तीसरा वो मोलर दांत नहीं होता ना, जो अक्कल वाला दांत है वो नहीं होता, और प्रीमोलर बच्चे के अंदर नहीं होते। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका 2, मतलब इंसाइजर तो आपके हैं ना, आई की जगह क्या लिख दूंगा मैंने 2 लिख दिया, क्या इंसाइजर तो है ही बच्चे के अंदर। केनाइन भी बच्चे के अंदर होता है, बिल्कुल होता है। क्या कौन सा नहीं होता, प्रीमोलर जो है वो नहीं होते, प्रीमोलर नहीं होते, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर 0 लिख दूंगा, ठीक है। और मोलर दांत जो है वो 3 होते हैं टोटल, ठीक है, 3 में से 2 ही दांत बच्चे के अंदर होते हैं, एक दांत जो अक्कल वाला दांत जो वो बाद में आता है, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, ऐसे ही 2 1 2 0 2 सॉरी 0 2, ठीक है। तो ये दांत कितने हो गए, 20 दांत हो गए। कैसे हुए, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, ठीक है, 5 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 10, और 5 गुणा 2 10, 10 से 10 20 दांत। तो बच्चे का फॉर्मूला ये आ गया आपका। अब बात करते हैं किसकी, अगर क्वेश्चन में आपको बच्चे का आपको पता होगा कि बच्चे के अंदर 20 दांत होते हैं, बड़े के अंदर एडल्ट के अंदर कितने होते हैं आपके 32 दांत होते हैं, लेकिन आपको पूछेगा क्या कि भैया 16 साल के बच्चे के अंदर बताओ, 16 साल के बच्चे के अंदर नहीं, 16 साल के लड़के के अंदर, बॉय लड़का लड़की कुछ भी है, 16 साल के अगर किसी की उम्र है उसके अंदर कितने दांत होंगे, उसका फॉर्मूला हमें बताइए। तो हम बताते हैं 16 साल के लिए, साल लिख दिया गया, 16 साल वाले के अंदर कितना होगा वो देखो भाई। 16 साल के जो बच्चा था, आपको पता है, आप भी हो गए होगे 16 साल के, तो आपके सारे दूध के दांत जो वो गिर चुके हैं, और आपके सारे जो दांत हैं स्थायी दांत है वो आ चुके हैं, ठीक है, मतलब आपके प्रीमोलर जो है वो आपके आ चुके होते हैं। 16 साल की उम्र में आपके प्रीमोलर जो है वो आ चुके होते हैं। 16 साल के अंदर कितने दांत होते हैं जी, 28 दांत होते हैं, 28 दांत, ठीक है। बच्चे के अंदर कितने 20 दांत। 16 साल में 28 दांत कैसे होते हैं वो ध्यान से देखना। इनसाइजर कितने 2, वो तो होंगे, ठीक है। एक आवा केनाइन हो गया, ठीक है। प्रीमोलर आ जाते हैं, जो बच्चे के अंदर नहीं होते वो 16 साल में आ जाते हैं प्रीमोलर। यहां पर मोलर कितने हैं 2 ही हैं, अक्कल वाली दांत अभी भी नहीं आया है, सिर्फ प्रीमोलर आपके आए हैं। बच्चे के अंदर प्रीमोलर नहीं होते, 16 साल में आपके प्रीमोलर तो आ गए, लेकिन अक्कल वाला दांत आपके अभी भी नहीं आया, ठीक है। जैसे 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2, ये आपके हो गए 28 दांत। कैसे हुए, 2 और 1 3 और 3 और 2 5 और 5 और 2 7, 7 गुणा 2 14, ठीक है। वैसे ही नीचे 14 14 14 28, 28 दांत आपके हो गए। अब बात करते हैं किसकी, ये सारी बातें हो गई क्या, चलो सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं कौन सा दांत नहीं आता, तीसरा मोलर, जो थर्ड मोलर है, यहां मैं लिख देता हूं, थर्ड मोलर, मोलर या फिर इसको बोलते हैं अक्कल दांत। सोलह साल की उम्र में नहीं आता, 16-17 साल की उम्र में नहीं आता, 18 से 25 साल के बीच में ये आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये तीसरा मोलर आपको पता ही है, आपके भी कुछ के नहीं आया होगा, कुछ के आ गया भी होगा, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा डेंटल फॉर्मूला है, आपको याद रख लेना है। 32 दांत ये होता है आपका फॉर्मूला, बच्चे अडल्ट के अंदर ये वाला, बच्चे के अंदर ये वाला, और 16 साल का आपको पूछ ले तो ये वाला। 16 साल के अंदर कौन सा दांत नहीं होता, ये आपका तीसरा मोलर दांत नहीं होता, ठीक है। तो एक इस साइड का दांत नहीं होता ऊपर वाले जबड़े के अंदर, एक इस साइड में नहीं होता ऊपर वाले जबड़े के अंदर, 2 दांत ऊपर वाले जबड़े के अंदर नहीं होते, कौन से, तीसरा मोलर है ना, 2 दांत ऊपर हो गए और 2 दांत नीचे हो गए, इस साइड में इस साइड में, तो 4 दांत हो गए, 4 दांत नहीं होते। 28 और 4 32 होते हैं, तो 32 में से 4 माइनस कर दो, 28 दांत 16 साल की उम्र में होते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया। अब आपको पूछूं क्वेश्चन कि भैया 2 बार आने वाले दांत कितने हैं, 20 दांत जो है ऐसे हैं वो 2 बार आते हैं, और 12 दांत ऐसे हैं जो 1 बार आते हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये दांत की बात होगी। अब बात करते हैं जीवा की बात करते हैं, टंग की बात कर लेते हैं। टंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है यार, नॉर्मल बात है। टंग के अंदर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ बस उसी लाइन पर अपन को फोकस करना है। टंग के बारे में बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए, अपन इसको डिटेल में जाएं तो टंग के बारे में कहाँ पर आपको मीठे का पता लगता है, कहाँ पर आपको कड़वे का पता लगता है, कहाँ पर आपको जलन महसूस होती है मिर्ची के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज, कहाँ पर आपको खट्टा लगता है, जीभ का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। लेकिन
नहीं पूछा जाता, वो कुछ भी नहीं आता उससे, तो अपन को ज्यादा नहीं जाना। और वैसे भी ये चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी से हट चुका है, नई वाले एनसीईआरटी से। अपन इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, 360 में से 360 के लिए। अगर एक क्वेश्चन भी, ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट लग के थोड़ा सा भी कुछ पूछ लिया, फिर रह गए 360 से 360, अपन उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना सिलेबस पेज सही है बिल्कुल, तो अपन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो जीवा के बारे में बात करते हैं, टंग के बारे में। टंग क्या है, जीभ क्या है यार? जीभ को आप देखो, जीभ को आप अपनी मर्जी से हिला सकते हो ना, बाहर निकाल सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो जीभ को, ठीक है। तो जीभ को अपनी मर्जी से हिला सकते हो आप, है ना। तो जीवा क्या है, स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग है, ठीक है। जीवा जो है वो स्वतंत्र रूप से घूमती है, किसी को बढ़िया स्वतंत्र रूप से घूम रही है ना, घूमने योग्य एक पेशीय अंग है, ठीक है। एक मस्कुलर ऑर्गन है, अंग है, पेशीय अंग है ना। और ये कौन सी पेशी है, कंकाल पेशी है ना, पेशी अंग है। और जो आपकी जो जीवा है वो किससे बनी होती है, जीभ किससे बनी होती है, कंकाल पेशी से, है ना। कंकाल पेशी वो होती है, वो पेशियां जो जिन पर अपना बस चलता है, मतलब मेरी मर्जी हुई और मैंने जीभ को हिला लिया, मतलब क्या है, ये कंकाल पेशी है ना। मेरा मन हुआ कि मैं हाथ को ऐसे हिला रहा हूं, किसकी मदद से, कंकाल पेशी की मदद से, ठीक है। अब मेरा मन हुआ मैं पेट को हिला दूं, अरे हिला सकता हूं क्या पेट को, नहीं हिला सकता ना। मेरा मन हुआ मैं छोटी हाथ को हिला लूं, हिला सकता हूं, नहीं हिला सकता। भाई तेरा मन करे तो नहीं हिला सकता, क्यों, क्योंकि वो किससे बने हुए हैं, वो कंकाल पेशी से नहीं बने हुए हैं। ये इसकी बात करेंगे अपन टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर बात करेंगे इनकी, है ना। और यहाँ पर अगले इसी यूनिट में भी बात करेंगे इनकी, गमन एवं संचलन में भी बात करेंगे, है ना। ये जीवा जो है एक स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक अंग है, पेशीय अंग है। यहां तक तो बात क्लियर है कि अपने आप स्वतंत्र रूप से घूमती है। उसके अलावा ये जो है, आप जीवा को ऊपर करके देखो, जैसे साउथ वाली फिल्मों में करते हैं ना, जीभ को ऊपर करके वो गुस्से में आते हैं तो जीभ को ऊपर करके दिखाते हैं ना, वैसे अपना करना, शीशे के सामने जाओ, जीभ को ऊपर करो, आपको दिखाई देगा कि जो जीभ है आपकी वो जुड़ी हुई है, एक पतली सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, और वो जो है आपका जो जबड़ा है इससे जुड़ी हुई है। आपकी जो मुख गुहा है, इसका जो आधार है, इसका जो फ्लोर है, उससे वो जुड़ी हुई है। तो जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी हुई होती है। जीभ को ऊपर करके देखना, जीभ जो है वो नीचे जो है आपका जो आधार है मुख गुहा का, उससे जुड़ी हुई है, उससे जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। जो जिससे जुड़ी हुई होती है ना, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। तो जीवा क्या स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग है, और ये क्या है, किससे जुड़ी हुई होती है, मुख गुहा के आधार से फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जीवा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में आपको पेपीला दिखाई देंगे। जैसे ही आप अपनी जीभ को बाहर निकाल के शीशे में देखोगे और ध्यान से देखोगे, आपकी जो जीवा है वो स्मूथ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे आपको लगेगी एकदम से चिकनी नहीं है, स्मूथ नहीं है। उस पर आपको छोटे छोटे उभार देखने के लिए मिलेंगे। वो छोटे छोटे उभार हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, पेपीली कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेपीली। अब ये जो पेपीली है, छोटे छोटे जो उभार है, इनको क्या बोलते हैं, पेपीली। इन पेपीली के ऊपर क्या होते हैं, आपके स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बर्ड्स इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड। दिखाता हूं मैं आपको, आपकी जीभ है, ये आपकी जीभ है, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे उभार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान से आप अपनी जीभ को देखोगे, उस पर आपको ये छोटे छोटे उभार आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। देखना जीभ को कांच में। अब वो उभार जो वो किस इस प्रकार के होते हैं, वो जो उभार है आपके, वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। बड़े करके दिखा रहा हूं। इन उभार के ऊपर क्या होते हैं यार, टेस्ट बड होते हैं। इन उभार के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बड लगे हुए होते हैं, स्वाद कलिकाएं जो हैं वो लगी हुई होती हैं। क्या भैया सारे के सारे जो आपके उभार जो पेपीला है, उनके ऊपर इनका नाम क्या वो बता देता हूं पहले तो, पेपीला, ठीक है। ये क्या है, आपकी स्वाद कलिकाएं, टेस्ट वर्ड हिंदी इंग्लिश में, टेस्ट वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपकी स्वाद कलिकाएं हैं। क्या भैया ये जो स्वाद कलिकाएं हैं, ये सारे के सारे जो पेपीला है उन सब पे होते हैं क्या, इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी यार, क्या इन सब पे प्रेजेंट होती हैं, नहीं जी, सब पर नहीं होती हैं। कुछ पेपीला के ऊपर ही, ये जो कुछ उभार हैं उन्हीं के ऊपर आपकी स्वाद कलिकाएं जो हैं वो होती हैं। मतलब आपकी जो जीभ है उसके कुछ हिस्से में ही आपको स्वाद का पता लगता है, पूरे जीभ पर आपको स्वाद का पता नहीं लगता है। भैया हमें तो पूरे मुंह में जब मीठा खाते हैं तो पूरा मुंह मीठा होता है हमारा, तो वो इसलिए होता है क्योंकि मीठा जो है ना,
मीठा जो है वो किस में घुल चुका होता है, जैसे आप खाते हो मीठे को, वो घुल चुका होता है आपके सलाइवा के अंदर, ठीक है, आपका जो मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर घुल जाता है, और जो वो सलाइवा है वो तो पूरे आपके मुंह में फैलता है, और उसी की वजह से आपको लगता है कि पूरा जो आपका मुंह है वो मीठा हो रहा है, लेकिन आपकी पूरी जीभ पे आपको नहीं मिलते हैं, आपकी जो स्वाद कलिकाएं पूरे जीभ पर नहीं होती हैं, पूरी जीभ पे नहीं, तो कुछ एक जो पेपीला होते हैं उन्हीं पर होते हैं, उनमें से भी आगे वाले भाग के अंदर आपको मीठा, साइड वाले के अंदर कड़वा, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग पता लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही आपको जीभ के बारे में याद रखना है। एक तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, जीवा क्या होती है, स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य पेशीय अंग है, उसके अलावा ये फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी हुई होती है, और जीवा जो है उसकी ऊपरी सतह पर क्या उभार, छोटे छोटे उभार होते हैं जिनको अपन पेपीला कहते हैं, और उन उभार में क्या होते हैं, कुछ उभार में, सभी में नहीं, कुछ पेपीला के अंदर क्या है स्वाद कलिकाएं जिनको टेस्ट बड बोलते हैं, ठीक है। दांत की बात कर ली यार, जीभ की बात कर ली, उसके बाद में अपन मुख गुहा से आगे जाते हैं तो क्या आता है आपका फेरिंग्स आता है, ग्रसनी आती है, क्या आती है, ग्रसनी आती है, ठीक है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, डायग्राम में चलते हैं यार, मैंने आपको जो डायग्राम बताया था उसके अंदर थोड़ा सा चलते हैं। इस डायग्राम को देखो, यहां पर क्या है, ये मुख गुहा है, ये मुख गुहा, और मैंने आपको कहा था कि नाक वाला जो पाइप है और जो मुंह वाला पाइप है दोनों आके एक ही पाइप में खुल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम के अंदर मैंने आपको पहले ही ओवरव्यू दे दिया था इन सब का, ठीक है। ग्रसनी, ग्रसनी जो है उसमें वायु एवं भोजन दोनों का सामान्य पथ है ये, ठीक है। ग्रसनी जो है वो वायु और भोजन दोनों का क्या है, सामान्य पथ है। मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि मुख गुहा का जो ओरल केविटी वाला जो पाइप है, मुंह वाला जो पाइप है और नाक वाला जो पाइप है, दोनों पाइप आकर एक बड़े पाइप में खुलते हैं, उसका नाम क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, आपका बड़ा पाइप है, तो इस बड़े पाइप के अंदर आपकी वायु भी आएगी और भोजन भी आपका आएगा। इसको मैं थोड़ा बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इसको देखो, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला, ये वाला क्या नाक वाला पाइप है, ये क्या है आपका वो मुंह वाला पाइप है, ठीक है। और दोनों देखो आकर इस एक बड़े पाइप में खुल जा रहे हैं, दोनों अलग अलग पाइप थे और दोनों आकर एक बड़े पाइप में खुल रहे हैं। इसी पाइप का नाम क्या है आपकी, यही क्या है आपकी ग्रसनी है। इसी को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स कहा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो नाक से जो हवा आएगी वो भी इस ग्रसनी से जाएगी, ठीक है, और जो आप खाना खाओगे वो भी इस ग्रसनी में आएगा। मतलब क्या है, ये वायु और भोजन के लिए जो आपकी ग्रसनी है वो क्या है, एक सामान्य पथ हो गया, ठीक है। यहां पर आपको हवा भी आएगी, जो नाक से आप लोगे सांस वो भी आएगी, और आप जो मुंह से खाना खाओगे वो भी यहां पर आएगा। तो वायु एवं भोजन दोनों का ये क्या है, सामान्य पथ हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आपकी फेरिंग्स है, जो ग्रसनी है, वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रसनी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 मिनट दीजिए भाई। इस ग्रसनी को आपको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 मिनट दीजिए भाई, ठीक। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको आपको ज्यादा नहीं ध्यान में रखना है, मैं आपको बता रहा हूं। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। भैया ये क्या है, नेजोफेरिंग्स क्या है भाई, यहां पर आप देखो, ये मैं बोल रहा हूं, ये वाली पाइप कहां से आ रही है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है आपकी नाक वाली पाइप, ठीक है। ये नाक वाली पाइप जो है, नाक के लिए नेजल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका फेरिंग्स, ठीक है। तो इसका यहां पर क्या है, ये नाक और नाक वाले पाइप के बीच में यहां पर बना रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स बोल दिया, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नेजोफेरिंग्स। और यहां पर देखो ये जो ब्लू वाला पाइप है, ओरल ना, मुंह से आ रहा पाइप है ना, और यहां पर फेरिंग्स है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ओरोफेरिंग्स बोल दिया, ओरोफेरिंग्स बोल दिया।
ओरोफेरिंग्स। भैया नेजोफेरिंग्स और वो तो समझ में आ गया, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स तो हमें समझ में आएगा, नेजोफेरिंग्स भी समझ में आएगा, ओरोफेरिंग्स भी हमें समझ में आ गया। ये लेरिंजोफेरिंग्स क्या बवाल है, ये लेरिंजोफेरिंग्स क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। ये आपका जो बड़ा पाइप है ना गर्सनी, वो आगे जाके किसमें खुलता है, दो पाइप के अंदर खुलता है, दो पाइपों के अंदर खुलता है। एक पाइप तो आपका हो गया ग्रिशिका, ये वाला पाइप क्या है आपका ग्रिशिका, और ये वाला पाइप क्या है आपका श्वास नली, श्वास नली। इस श्वास नली के अंदर क्या होता है यार, यहां पर होता है लैरिंग्स, क्या होता है यहां पर लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स। इस लैरिंग्स को और क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ठीक है, साउंड बॉक्स इसलिए कहा जाता है कि जितने भी वाइब्रेशन आप बोल रहे हो ना, इसके लिए जो आप उच्चारण सही आ रहा है आपका, वो तो आपके जीभ की वजह से आता है ना। आप जो कोई भी शब्द उच्चारित कर रहे हो, ढंग से बोल रहे हो उसको, वो तो आपकी जीभ की वजह से आता है, लेकिन अंदर से जो वाइब्रेशंस आती हैं वो कहां से निकलते हैं, इस लैरिंग्स से ही निकलती हैं। वाइब्रेशन सारी कहां से आती हैं, लैरिंग्स से आती हैं। ठीक है, लैरिंग्स से क्या आएंगी, वाइब्रेशन आएंगी। उन वाइब्रेशन निकल गई, उसके बाद में उन वाइब्रेशन से अपन सही वर्ड को उच्चारित करते हैं, वो अपनी जीभ से करते हैं। जीभ कभी ऊपर टकरा रही, कभी साइड में, कभी नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, जीभ का कमाल है। तो जीभ से आपका सही वर्ड उच्चारित हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशंस कहां से बन रही है, वो आपकी लैरिंग्स से बन रही है, इसलिए इसको क्या बोला है, साउंड बॉक्स कहा गया है। अब यहां पर एक ओपनिंग है किसके बीच में, फेरिंग्स और आपके लैरिंग्स के बीच में, इसलिए इसको क्या बोले, लैरिंजोफेरिंग्स। तो ये तीन प्रकार के आपके फेरिंग्स हो गए, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स का कार्य क्या है, इस फेरिंग्स का कार्य क्या है, ग्रसनी का कार्य क्या है, भोजन को निगलना। भोजन को निगलने का इसका काम होता है। निगलते कैसे हैं मैं बताता हूं, दिखाता हूं आपको निगलने का काम। ये हुआ निगलना। ठीक है, ये क्या होता है, निगलना। ठीक है, तो आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उसको फिर हाँ वो निगलना होता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, निगलने का काम है इसका। फिर आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं किसकी, ईसोफेगस की, ग्रिशिका की बात करते हैं। ये डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखा चुका हूं सारी चीजें, है ना, कि कहां पर मुख गुहा, कहां पर ग्रिशनी है, उसके बाद कहां ग्रिशिका है, वो सारी चीजें बता चुका हूं। इसके बारे में जो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें वो देख लो, फिर खत्म हो जाएगा। ईसोफेगस, ग्रिशिका। ग्रिशिका क्या होती है, फेरिंग्स के बाद में ये वाली जो पाइप है ना, ये वाली पाइप तो आपकी कोई श्वास नली का, ये वाली जो पाइप है ग्रिशिका, ये वाली पाइप क्या है, ग्रिशिका होती है। और ये फिर आगे जाके किससे जुड़ती है, आपके आमाशय से जुड़ती है। तो ये क्या है, पतली लंबी नली होती है, पतली सी लंबी एक नली है। ठीक है, इसकी लंबाई देख लो कितनी होती है, 22 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ध्यान में रखिए ना, 22 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ग्रिशिका की पेशियों की बात करते हैं। ग्रिशिका जो है, इसके अंदर पेशियां होती हैं, सुपीरियर जो 1/3 है, ऊपर की जो 1/3 भाग की जो पेशियां, वो कैसी होती है, आपकी स्केलेटल मसल कंकाल पेशी होती है। और नीचे की 2/3 कितनी कैसी होती है, चिकनी पेशी होती है। जैसे मैं यहां पर आपको थोड़ा सा चित्र बना के दिखाता हूं। ये आपकी क्या होगी, ग्रिशिका। ये आपका हो गया आमाशय। ठीक है, मान लो उसको। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो ऊपर की 1/3 है, ये आपकी क्या है, आपकी कंकाल पेशी, कंकाल पेशी। और ये नीचे वाली जो 2/3 है, ये क्या है, आपकी चिकनी पेशी। ये क्या है, चिकनी पेशी। ठीक है, ग्रिशिका में पाचन और अवशोषण दोनों ही नहीं होते। जब अपन आगे बात करेंगे, अभी तो अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसके बाद में जब अपन डाइजेशन पढ़ेंगे, कैसे क्या डाइजेशन होता है, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो ये ग्रिशिका होती है आहार नाल में, जहां पे मुंह से लेके एनस तक, ठीक है, आपकी जो ये ग्रिशिका है, इसके अंदर को ना तो कोई पाचन होता है, ना कोई अवशोषण होता है। ना तो पाचन होता है, इसके अंदर कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती। अपने मुंह के अंदर भी कुछ चीजें जो है वो डाइजेस्ट होती हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पेट के अंदर भी होती हैं, लेकिन जो ये आपकी ग्रिशिका है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता भाई। ना डाइजेशन का काम है, ना अवशोषण का काम है। बस काम क्या इसका, ये नली जो है वो आपका जो मुंह से खाना है उसको कहां डाल देगी, आपके आमाशय के अंदर तक भेज देती है। इसका कोई वैसे कोई पाचन अवशोषण के अंदर कोई रोल नहीं है। तो ग्रिशिका में पाचन और अवशोषण दोनों ही नहीं होते हैं। उसके अलावा ग्रिशिका के ऊपरी भाग में शिरोसा नहीं होती है, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा शिरोसा क्या बवाल है। ठीक है, तो ऊपर के जो भाग है उसमें शिरोसा नहीं होती, लेकिन ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं उस डायग्राम के अंदर। ये आपका क्या है, यहां पर आपका होगा, यहां कहीं आपका क्या होगा, डायफ्राम। यहां क्या होगा आपका, डायफ्राम, डायफ्राम। तो यहां पर जो ऊपर का भाग है ना, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर आपकी
सीरोसा जो है, सीरोसा जो है वो नहीं होती, सीरोसा नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगी, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो लेयर है वो होगी, अगले लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। ये कहां से कहां जाती है, जो आपकी जो ईसोफेगस है, जो आपकी जो ग्रिशिका है, वो कहां से कहां जाती है, तो मैं आपको बताऊं, आपका मुंह है और आपका नाक है, ठीक है। मुंह से एक पाइप निकल रही है, नाक से एक पाइप निकल रही है, दोनों पाइप जाकर एक बड़े पाइप में खुल रहे हैं जिसका नाम क्या है, ग्रसनी, फेरिंग्स बोलते हैं। अब वो ग्रसनी जो है वो बड़ा पाइप है, वो आगे जाके दो अलग अलग पाइप में खुलता है, एक है आपका क्या, ग्रशिका, और दूसरी आपकी श्वास नली, ठीक है। श्वास नली आपकी आगे होती है, और श्वास नली के आगे ही पीछे वाली साइड में यहां पर श्वास नली है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपकी श्वास नली है, और ये जो ब्लैक वाली है ये क्या आपकी ग्रिशिका। तो श्वास नली क्या होगी आपके आगे वाली साइड में, और ग्रिशिका क्या होगी आपके पीछे वाली साइड में। कलर थोड़ा ये ले लेते हैं, चलो, ठीक है। ये आपकी क्या है, श्वास नली, ये क्या आपकी ग्रिशिका। तो ये आगे वाली क्या होगी, श्वास नली, और पीछे वाली क्या होगी, ग्रिशिका। ऐसे होंगी ये, ठीक है, ऐसे ये आपस में लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या, गर्दन, यहां पर गर्दन में, गर्दन से होते हुए वक्स में, ठीक है, वक्स क्या आपके थोरेक्स, ठीक है। उसके बाद में मध्यपट, मध्यपट किसको बोला है, डाइफ्रम, मैंने आपको बताया ना, ये क्या है आपका डाइफ्रम, ये डाइफ्रम है, इसको क्या बोलते हैं, मध्यपट, ठीक है। ये मध्यपट से यहां पर गर्दन आएगी, गर्दन के बाद आपका वक्स आ जाएगा, उसके बाद मध्यपट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। आमाशय का कैसा होता है, जे शेप की संरचना होती है, ठीक है। और पश्चिम भाग में मैंने आपको बता दिया कि आगे वाले भाग में तो श्वास नली होगी, और पीछे वाले भाग में आपको क्या होगी, ग्रिशिका होगी। इसलिए यह वर्ड आपको ध्यान में रखना, पश्चिम भाग में आके जे शेप के आपके आमाशय के अंदर खुल जाती है, ये आपकी होगी ग्रिशिका। अब बात करते हैं आमाशय की, बात कर लेते हैं, स्टमक की बात करते हैं। स्टमक कैसा होता है, मस्क्यूलर होता है, पहली बात तो, ठीक है, मसल से बना हुआ, और जे आकार की इसकी संरचना होती है। कैसा होता है ये, जे शेप का होता है। एक मिनट, कैसा हो गया, ऐसे और कुछ ऐसे जे शेप का होता है, ठीक है। जे शेप की इसकी संरचना है। आमाशय जो वो 4-5 घंटे के लिए भोजन को संग्रहण करता है। जैसे आपने खाना खाया तो 4-5 घंटे का रहेगा, आपके पेट में रहेगा, उसमें डिपेंड करता है। अगर आपने जरा कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो जल्दी निकल जाता है पेट से, और प्रोटीन खाया तो थोड़ा और टाइम ले लेता है, और फैट खाया तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, पेट के अंदर वो थोड़ा ज्यादा रहता है ना। तो आमाशय जो है ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे तक खाने को रखता है, उसके बाद में उसको आगे भेज देता है। तो आमाशय जो 4-5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। पोजीशन कहां है भाई इसकी, पेट होता कहां है, यहां, ये पेट है क्या, यहां नहीं जी, यहां पेट नहीं होता, पेट कहां होता है, आपके लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो पोजीशन कहां है, ये उदर गुहा के बाएं भाग में स्थित होता है। आपकी जो उदर गुहा है, एब्डोमिनल जो कैविटी है, उसके बाएं भाग में, इस साइड में, अब आपको बायां दिख रहा है, दायां पता नहीं, बाएं भाग में होता है, ठीक है। मतलब बीच में नहीं होता, साइड में एकदम से होता है। 4 प्रमुख भाग हैं इसके अंदर, इसके 4 प्रमुख भाग होंगे, पहले मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में। कार्डियक जठरागम, फंडस, बॉडी काय, और पाइलोरिक जठर निर्गम, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम में ही बताया था। ये देखो यहां पर मैंने बताया, फंडस हो गया आपका, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। अब इसमें स्फिंक्टर होते हैं, अवरोधनी होती हैं, कौन कौन सी, आपकी आमाशय, ग्रिशिका, अवरोधनी। ये मैं आपको दिखा देता हूं डायग्राम बना के, डायग्राम में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, लेकिन बता देता हूं। यहां एक अवरोधनी तो ये है, एक यहां होगी, ठीक है। स्फिंक्टर को हिंदी में बोलते हैं अवरोधनी, है ना, स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, अवरोधनी। तो ये एक तो ये इसका नाम क्या है, कलर विच कलर ये ले लेते हैं, चलो। ये वाली क्या होगी आपकी आमाशय, आमाशय ग्रिशिका, ये आपकी ग्रिशिका, ये आमाशय, तो इसको क्या बोलती है, आमाशय ग्रिशिका अवरोधनी, अवरोधनी, ठीक है। ये वाला क्या हो गया आपका, जठर निर्गम अवरोधनी, जठर निर्गम अवरोधनी। जठर निर्गम क्या होता है, पाइलोरिक, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पाइलोरिक अवरोधनी बोलती है, ठीक है। तो ये आपकी अवरोधनी होती हैं, बस खत्म। इसके बारे में बात करते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। इनके बारे में देखो ऑलरेडी मैं आपको जो डायग्राम बनाया था वो इसीलिए डिटेल में बनाया था मैंने आपके लिए, कि उसके बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट जो चीजें थी वो समझा दी थी। तो अगर फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हो तो आपको पता भी है।
स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें छोटी आंत के बारे में, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर के आसपास की लंबाई होती है। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लंबाई मैंने आपको कितनी बताई थी, आपके आहार नाल की 9 मीटर होती है, उनमें से 6 मीटर तो किसकी है, आपकी छोटी आंत की, मतलब छोटी आंत बहुत लंबी होती है, ठीक है। अब ड्यूडेनम, इसके अंदर 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। जो ग्रहणी है उसकी लंबाई 0.25 मीटर और आपकी अग्र शुद्रांत्र उसकी 2.50 मीटर और शुद्रांत्र की 3.25 मीटर होती है इसकी लंबाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। फिर बात करें अपन लार्ज इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत की बात कर लेते हैं। बड़ी आंत के बारे में बात करें तो यहाँ पर लेंथ कितनी होती है इसकी, 1.5 मीटर की इसकी लेंथ होती है। तो मतलब बड़ी आंत क्या है, असली में छोटी छोटी होती है, छोटी आंत थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी एक चीज मैं डायग्राम में बतानी रह गई थी, वो यहां पर बता देता हूं। जब यहां पर आपका इलियम मतलब आपका जो शुद्रांत्र है, तो आपका शुद्रांत्र जब इसमें अंधनाल में खुलता है तो यहां पर एक वॉल होता है, यहां पर क्या होता है, एक वॉल होता है। कलर क्या ले ले यार, कलर बढ़िया सा कलर लेते हैं, ये वाला आ जाएगा क्या। यहां पर एक वॉल है, इस वॉल का नाम क्या है, इस वोल्व का नाम है आपका इलियोसिकल वोल्व, इलियोसिकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रह गया था यहां पर बताने के लिए। तो यहां पर ये आपका इलियम है, यहां पर आपका सिकम है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलियोसिकल वोल्व बोल दिया, ठीक है। बाकी तो ठीक है। और बाकी मैंने यहाँ पर आपको इनके बारे में चीजें बता दी थी कि जो ग्रहणी है वो कैसे शी शेप की संरचना होती है, अगर शुद्रांत्र कुंडलित होता है और शुद्रांत्र लंबी कुंडलित होता है। अंधनाल में क्या होता है, सहजीव, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें ये जो आपका अंधनाल है इसमें क्या रहते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सहजीवी सूक्ष्म जीव इसके अंदर रहते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर यार अपन एनएस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपन ज्यादा कुछ नहीं है एनएस के बारे में, बस थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एनएस, ठीक है। अब एनएस के अंदर क्या होते हैं यार, इसके अंदर क्या होती हैं, ये आपकी एनएल कैनाल बना लेता हूं पहले मैं। ठीक है, इतना ही बना लेता हूं। ये क्या है आपका रेक्टम और ये क्या है आपकी, ये आपका एनएस है और ये एनएल कैनाल, एनएल कैनाल। अब एनएल कैनाल के अंदर यार अंदर वाला जो स्फिंक्टर होता है, इसके अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं, इसके अंदर होते हैं 2 स्फिंक्टर होते हैं, इसके अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल स्फिंक्टर, अंदर वाला स्फिंक्टर, एक होता है आपका एक्सटर्नल। ये एनसीईआरटी में नहीं है वैसे तो, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो कैसा होता है आपका, अनैच्छिक होता है। क्या होता है, अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉलेंट्री। अनैच्छिक का मतलब क्या है कि ये अपने बस की बात नहीं है यार, इसको इसके अपने काबू में ये नहीं होता। जो अंदर वाला जो स्फिंक्टर होता है ना, वो अपने काबू में नहीं होता, वो अपने आप खुलेगा, ठीक है, उस पर अपना कोई जोर नहीं चलता। लेकिन यार ये बाहर वाला जो स्फिंक्टर होता है ना, बाहर वाला स्फिंक्टर, ये कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। ये कैसा होता है, ऐच्छिक होता है, ठीक है। तो ये कैसा, वॉलेंटरी है। इसको अपन, इस पर अपना जोर चलता है, ठीक है, इस पर अपना जोर चलता है, बाहर वाले स्फिंक्टर पर अपना जोर चलता है, इसको अपन बंद और चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी एनएस के बारे में बात होगी। इसके बारे में अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में। जो आपकी आहार नाल है, इसकी जो परतें हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये लेयर जो है, सीरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा, इनके बारे में बात करेंगे, म्यूकोसा इनके बारे में बात करेंगे। और फिर अपन ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, फिर अपन पाचन के बारे में बात करके और अवशोषण के बारे में बात करके खत्म करेंगे इस चैप्टर को। तो 3 लेक्चर और लग जाएंगे मेरे ख्याल से, उसके बारे में समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो जितना कल पढ़ा दिया जाएगा उतना टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका मानव जनन है वो तो आएगा ही आएगा, जो मैंने सिलेबस बताया उसी से आएगा। बाकी बोटनी क्लास भी कल हो जाएगी तो वो भी आएगा। IUPSC पढ़ा ही रहे हैं, बाकी सिलेबस देख लेना, टेस्ट में बढ़िया स्कोर करने की कोशिश करना। चीटिंग मत किया करो यार, कोई फायदा नहीं है उससे। कैसा लगा लेक्चर, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।